moving on. So now the next part, under an unreasonable condition but in market practice. Okay, अब अगर हम डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं कि एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इसको करने से तुम मुझे ये भी करके दोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ अंडर रीजनेबल कंडीशन कुछ चीज हो सकती है, वो जरूर उसमें होगा, जैसे कि वारंटी दोगे, तो वारंटी क्योंकि मार्केट में आम प्रैक्टिस है, तो वो भी एक आई डोंट नो उसको हम अंडर रीजनेबल कंडीशन या अंडर अनरीजनेबल कंडीशन बट इन अ मार्केट प्रैक्टिस में भी इनमें से किसी एक में काउंट कर सकते हैं। सो वारंटी वगैरह का क्लेम जो होता है कि वारंटी जिस चीजों की होती है तो वो वारंटी दी जाती है। और अगेन सेल को हम डेफर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर की चीज बना कर देनी है तो फिर पेमेंट हो जाती है कुछ और वो बाद में फिर डिलीवर हो जाता है प्रोडक्ट। Moving on to C, and under an unreasonable condition but in market practice. If a sale is under an unreasonable condition but is in the market practice and not against the teachings of the Quran and the Sunnah, the sale is valid. ठीक है, तो वो वैलिड तब तक है जब तक वो टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना को वायलेट नहीं करती, अदरवाइज द सेल वुड बी वैलिड। कोई भी इवन अनरीजनेबल कंडीशन है जो मार्केट में प्रैक्टिस हो रही है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। For example, A buys a refrigerator from B with a condition that B undertakes its free service for 2 years. The condition being recognized as a part of the transaction is valid and sale is lawful in Sharia. ठीक है, वो बी से ये रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है और कह रहा है इसकी सर्विस जो है 2 साल की तुम मुझे प्रोवाइड करोगे, सर्विसिंग जो भी इसकी होगी। और अगर वो दोनों एग्री कर जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज कुरान सुन्ना इसको मना नहीं करते। ठीक है, अनरीजनेबल है कि जी उसने एक चीज और डिमांड कर ली उसके ऊपर, लेकिन मार्केट में प्रैक्टिस भी है कि जी वो देते होते हैं या वारंटी देते हैं इस तरह की चीज, तो फिर वो किया जा सकता है। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो डी पार्ट इसका है सबसे इंपॉर्टेंट, कि सेल मस्ट बी इमीडिएट, कि सेल हो गई, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो सेल हो गई है इस वक्त। ठीक है, द सेल मस्ट बी इमीडिएट एंड एब्सोल्यूट। Thus, a sale attributed to a future date or a sale contingent on a future event is void. ठीक है, हाँ, डिलीवरी फ्यूचर में दी जा सकती है। अब इसके अंदर ये चीज आपने कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखनी। फ्यूचर डेट के ऊपर सेल नहीं हो सकती कि जी फ्यूचर में मैं तुमसे खरीदूंगा, मैंने तुमसे ये खरीद लिया, डिलीवरी चाहे मुझे महीने बाद दे देना। ये हो सकता है कि सामान डिलीवर 1 महीने बाद किया जाए कि जी बनाना है, या उसके कोई जॉब ऑर्डर स्पेसिफिक है कि जी इस तरह की चीज बना कर दे मुझे, सूट सीना है किसी ने, तो ये तो नहीं होगा। सेल एग्रीमेंट हो गया भाई मैं तुमसे ये काम करवाने जा रहा हूँ, उसकी पेमेंट भी दी जा सकती है। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना कि जी नहीं जब तुम सी कर दोगे उसके बाद देखेंगे। एग्रीमेंट हो गया जब उसने ऑफर एक्सेप्टेंस होगी कि ठीक है, लेकिन अब वो ये तो नहीं कि इस तक ये कपड़ा पकड़ेगा वो फौरन सी कर दे देगा, नो दैट वोंट हैपन, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट चीजें होती हैं, चीजें बनानी है कि लेट्स सपोज मुझे फर्नीचर बना कर दो, मुझे बनावा नहीं पसंद, तो वो बनवाएगा ना तो उसके लिए टाइम लगेगा। हेंस सेल फ्यूचर में नहीं हो सकती, डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी जो है वो फ्यूचर में हो सकती है कि जी महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भी, इवन कि जी फर्नीचर बनाने में टाइम लगता है, लेट सपोज ज्यादा फर्नीचर, लेट सपोज को पूरे ऑफिस का बनाना है। ठीक है, तो इट माइट टेक सम टाइम, तो ये हो सकता है, लेकिन सेल उस टाइम पे तय हो जाएगी कि जी इस अमाउंट में ये चीजें हमारी हो गई हैं तय आपके साथ, तो ये मैंने सेल कर दी, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जी ठीक है जी मुझे ये चीजें आपने बेचती हैं। या फिर किसी एक और इसके अंदर कोई कंटिजेंट जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर कि जी ये होगा तो, या मेरी ये चीज मिल जाएगी तो, ये भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, so if the parties wish to effect a valid sale they will have to effect it afresh when the future date comes and the contingent even actually occurs। ठीक है, हाँ, ये इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल अगर वो कोई इस तरह की कंडीशन चीज करना चाहती है, फ्यूचर में सेल करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आज एग्रीमेंट ये प्राइस वगैरह तय नहीं होगी, फिर जिस डेट को उन्होंने करना है उस डेट को वो मिलेंगे, फिर से प्राइस तय करेंगे और फिर खरीद लें और बेच लें। या फिर कोई कंडीशन है तो जब वो चीज हो जाए, जैसे कि वो था कि गाड़ी उसकी चोरी हुई हुई है तो कह रहे कि मिल जाएगी तो मैं आपको ये बेच रहा हूँ ले लो, नहीं जब मिल जाए तब उसके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा जी ये मेरी गाड़ी है, ये सामने आपके, आप बताएं कितने में लेंगे, उस तरह से एग्रीमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए सेज टू बी ऑन द 1st of January आई विल सेल माई कार टू यू ऑन द 1st of February। ठीक है, द सेल इज वॉइड बिकॉज इट इज एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यूचर डेट। मैं तुम्हें बेचूंगा ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता सेल का, सेल का एग्रीमेंट मैंने तुम्हें बेच दी। ठीक है, सिमिलरली इफ ए सेज टू बी
इफ एक्स पार्टी विंस द इलेक्शंस माय कार स्टैंड सोल्ड टू यू। ठीक है जी कि जी अगर ये पार्टी जीत जाती इलेक्शन तो मैं अपनी मेरी गाड़ी तुम्हें मैंने बेच दी। द सेल इज void because it is contingent on a future event which may or may not occur। क्योंकि एग्रीमेंट ये हो या ना हो। However, in some specific cases, a promise to sell in a future date may be allowed। वो लेकिन वो स्पेसिफिक केस होगा, उसकी कंडीशंस तय होंगी कि फ्यूचर में वो बेच सकता है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर या एक दो ऐसी पोर्शंस हैं जहां पर एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं जहां पर बेसिकली ये करने की परमिशन, लेकिन वो पर्टिकुलर उसकी कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी होंगी। ठीक है, वो आगे आएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नाउ द गुड फॉर सेल और सब्जेक्ट मैटर, इसको मबी कहा जाता है। द फॉलोइंग कंडीशंस रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी फुलफिल्ड। द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट फुलफिल इज एग्जिस्टेंस, कि जिस चीज को बेचा जा रहा है वो एग्जिस्ट करती हो। फाइन, ये नहीं कि वो चीज है ही नहीं और आप उसे बेच रहे हैं। और इसके अंदर एक और चीज जो है एग्जिस्टेंस के अंदर, उसकी पोजेशन हो आपके पास। ठीक है, जो चीज आपकी पोजेशन में इस वक्त नहीं है आप उसे नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर जब हमने मुफ्ती साहब से एक बार डिस्कस किया था तो उनका जो इसके ऊपर एक उन्होंने हमें एक एग्जांपल शेयर की थी, वो ये थी कि अक्सर पाकिस्तान में ये जो बहुत सारी फीमेल्स हैं इनको सामान मंगवाना होता है मेकअप का या कोई इस तरह की चीज जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलती, फॉरेन से मंगवानी है। तो फॉरेन से मंगवाने वाले ये ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के और ये दूसरे फेसबुक वगैरह के पेजेस हैं, तो आप उनसे कहते हैं और वो आपको मंगवा कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसके अंदर दो चीजें हैं। एक के जब वो खुद जो इसने फॉरेन जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो खुद परचेज करे, वहां से उसकी पोजेशन में सामान आ जाए, उस तक पहुंचे और फिर वो आपको आगे भेजे, तो ये सेल वैलिड होगी। लेकिन अक्सर ये भी करते हैं कि वो ऑर्डर कर देते हैं वहां पर सामान, वहां से सामान डायरेक्टली आपको डिलीवर कर दिया जाता है, ये सेल इनवैलिड हो जाएगी। क्योंकि उसने जिसने सेल की है उसकी पोजेशन में एक सेकंड के लिए भी वो सामान नहीं आया। वो सामान उसकी जिसने सेल किया उसकी पोजेशन में आना जरूरी है, उसके हाथ में उसकी पोजेशन में आ जाना जरूरी है। तो पहले वो उसको डिलीवर होना चाहिए और उसके बाद वो आपको डिलीवर करे, तो ये वैलिड सेल होगी। और एक वो चीज एग्जिस्ट करती हुई, ये ना हो कि वो चीज हो ही ना। ठीक है, so the subject matter of a sale must exist at the time of the sale। Thus, a thing which has not yet come into existence or which cannot be delivered, possessed, now cannot be sold। एक और चीज जो कि इस वक्त या तो डिलीवर ना की जा सकती हो या इसको पोजेस ना किया जाता हो, वो नहीं बेची जा सकती। जिस तरह के जो चीज अभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई फसल है, ठीक है, कोई गाड़ी है जो अभी तक बनी नहीं है, अभी बननी शुरू होगी, ठीक है, तो वो चीज सेल नहीं हो सकती। इफ अ नॉन एग्जिस्टिंग थिंग हैज बीन सोल्ड इवन विद म्यूचुअल कंसेंट द सेल इज वॉइड अकॉर्डिंग टू द शरिया। कि चीज एग्जिस्ट नहीं करती और आपने बेची कि इस दरख्त पे जो फल आएगा वो तुम्हें बेचूंगा, भाई फल आएगा कि नहीं, फ्लड तो नहीं आ जाएगा, मैं जी ये गंदुम मेरे खेत की गंदुम मैं तुम्हें बेच दूंगा, भाई इस खेत के अंदर गंदुम उगेगी या नहीं उगेगी, उग भी जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स द अनबॉर्न काफ ऑफ हिज काउ टू बी, कि अभी काउ का काफ पैदा नहीं हुआ लेकिन वो बी को से बेच देता है, दिस सेल इज वॉइड, क्योंकि वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। अब जरूरी तो नहीं है वो पैदा हो, वो हो सकता है कि वो उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है पैदा ही ना हो। सो द सेल इज वॉइड, दिस रूल डज नॉट अप्लाई इन बाय सलम एंड बाय इस्तिस्ना। हाँ, अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि ये बाय सलम और बाय इस्तिस्ना के अंदर ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वहां पर एग्रीमेंट ही इस टाइप का है। वो एक कंडीशन जिस तरह की है वो एक पर्टिकुलर टाइप है जहां पर, लेकिन उसकी कंडीशंस है फिर। ठीक है, जब हम बाई सलम या बाई इस्तिस्ना डिस्कस करेंगे तो ये मैं आपको डिटेल में शेयर कर दूंगा। मैंने कहा था कि एक से दो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं। वैल्यूएबल, ठीक है, अब चीज की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चीज वैल्यूएबल होनी चाहिए।
The subject of a sale must be a property of value. Thus, a thing having no value according to the usage of trade, such as a leaf or a stone or a roadside, cannot be sold or purchased. ठीक है, तो कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू ना हो, एक पत्ता, कोई एक कचरे में पड़ा हुआ रैक का टुकड़ा, कोई भी ऐसा कोई पत्थर पड़ा हुआ उठा लिया अपने, कोई रोड साइड है, कोई ऐसी चीज जो यूज नहीं हो सकती, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, यूज हो भी सकती हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट्स वैल्यूलेस, दैट कैन नॉट बी सोल्ड और परचेज्ड। उसकी कोई ना कोई वैल्यू होना जरूरी है। नेक्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी यूजेबल, वो चीज इस्तेमाल के काबिल होनी चाहिए। The subject of a sale must not be a thing which is not used except for a haram purpose, like pork or wine etc. ठीक है ना, तो एक तो वो हराम पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकती, और दूसरा उसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए। कैपेबल ऑफ ओनरशिप और टाइटल, हाँ एक और चीज जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो चीज बेची जा रही होगी, कि उसकी ओनरशिप और जो है या टाइटल जो है वो उसको दूसरे बंदे को दिया जा सके। ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर शुड नॉट बी एनीथिंग विच इज नॉट कैपेबल ऑफ ओनरशिप या टाइटल। फॉर एग्जाम्पल सी या स्काई, मैं तुम्हें स्काई बेच रहा हूं, मैं तुम्हें ये समंदर का टुकड़ा बेच रहा हूं, अब इसकी ना टाइटलशिप दी जा सकती है ना ओनरशिप दी जा सकती है किसी को, तो ये किसी को बेचा नहीं जा सकता। इसी तरह से कैपेबल ऑफ डिलीवरी एंड पोजेशन, कि वो चीज डिलीवर की जाए और उसकी पोजेशन के अंदर आ जाए, ऐसी कोई चीज ना हो जो उसकी पोजेशन में ही ना आ सके। सेल ऑफ एनीथिंग दैट ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड इज वॉइड। ठीक है, कि वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको डिलीवर भी नहीं की जा सकती, तो इसलिए वॉइड हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस अ चेयर विच इज नॉट येट प्रिपेयर्ड कैन नॉट बी डिलीवर्ड और पोजेस्ड सिंस इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट कंडीशन स्पेसिफिक एंड क्वांटिफाइड। ठीक है, कि एक तो जो चीज बेची जा रही है वो स्पेसिफाई कर दिएगी कि ये चीज है और ये क्वांटिटी इसकी बेची जाएगी, उसको क्वांटिफाई भी कर दिया जाएगा साथ ही। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी स्पेसिफिकली नोन एंड आइडेंटिफाइड ईदर बाय pointing out the asset or by detailed specification that can distinguish it from other things which are not sold। ठीक है, कि उसको ये पता हो कि उसने कौन सी चीज खरीदी है, एग्जैक्ट उसकी स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जांपल या तो बता दिए ये वाली चीज है जो सामने पड़ी है, ये वाली मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, या फिर उसकी स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई कर दी जाएंगी कि फॉर एग्जांपल मैं पर्टिकुलर फोन ये स्पेसिफिकेशन वाला, इतनी मेमोरी वाला, इस टाइप का ये वाला आपको बेचूंगा। ठीक है, अब जो स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा वो नहीं बेचा जाएगा, और ताकि एटलीस्ट उसको पता हो कि जी वो कौन सी चीज खरीद रहा है जो खरीदने वाला है। फॉर इंस्टेंस देयर इज अ बिल्डिंग comprising of a number of apartments built in the same pattern. A, the owner of the building says to B, I sell one of these apartments to you. B accepts the offer. The sale is void unless the apartment intended to be sold is specifically identified or pointed out to the buyer. तो उसको बताया जाएगा इस फ्लोर का ये वाला कॉर्नर वाला या इस तरफ वाला ये वाला पर्टिकुलर अपार्टमेंट तुम्हें बेचा जाएगा, या फिर उसको दिखा दिया जाएगा कि ये वाला अपार्टमेंट तुम्हें चाहिए, कि इन सारों में से कोई एक तुम्हें दे दिया जाएगा, ऐसे सेल नहीं हो सकती। देन द लास्ट पार्ट, सेलर मस्ट हैव द टाइटल एंड रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलर के पास इस वक्त उसकी पोजेशन, उसका टाइटल और उसका रिस्क होना चाहिए। जो मैंने पोजेशन वाली बात की थी कि पोजेशन होगी तो रिस्क होगा ना, जब पोजेशन ही नहीं है उसके पास तो रिस्क कैसे होगा। ठीक है, तो सेलर मस्ट हैव द टाइटल, कि जो चीज है वो उसके नाम पे हो, उसकी पोजेशन में हो और उसका रिस्क उसके पास हो, चाहे उसके एजेंट के पास पड़ी है, अगर डैमेज हो जाए तो नुकसान इसी का होगा। The subject must matter of a sale must be in the ownership of the seller at the time of the sale। ठीक है, उसकी मलकियत में होना जरूरी है। Thus what is not owned by the seller cannot be sold, कि उसकी अपनी मलकियत में नहीं है, उसने कहा जी मैं तुम्हें बेचूंगा। जैसे कि ऑनलाइन का सामान के भी तो उसने खरीदा था कि नहीं, उसकी मलकियत उसकी पोजीशन में नहीं है, तो कैसे कहते कि मैं बेचूंगा। If he sells something before acquiring its ownership and risk, the sale is void। कि अभी तो उसने उसकी ना ओनरशिप एक्वायर की है ना उसका रिस्क, कि अगर चीज को आज आग लग जाए, जलजला आ जाए उसमें डिस्ट्रॉय हो जाए, फ्लड आ जाए उसमें डिस्ट्रॉय हो जाए,
तो रिस्क किसका होगा? जिसने बेचना है, सेलर। तो जब उसने उसका ना रिस्क लिया ना उसकी ओनरशिप ली, तो वो सेल नहीं कर सकता, दैट इज वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, A sells to B a car which is presently owned by C। ठीक है, अभी C के पास कार है और A B को वो गाड़ी बेच भी देता है, but A is hopeful that he will buy it from C and shall deliver it to B subsequently। अब वो ये उम्मीद पे है कि जी वो C से खरीद लेगा और B को डिलीवर कर देगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। A B को गाड़ी तब तक नहीं बेच सकता जब तक वो उसकी अपनी पोजेशन में नहीं और ओनरशिप मलकियत में नहीं आ जाती। The sale is void because the car was not owned by A at the time of the sale। The speculation is share without acquiring ownership and risk is another example। स्पेकुलेशन करके कुछ शेयर कर लिया जाए किसी चीज के साथ और एक्वायर ओनरशिप या रिस्क एक्वायर ना किया जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी इलीगल होगा। द नेक्स्ट थिंग जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें चीज कंसीडर करनी है वो है प्राइस, जो कि तय की जाएगी। इसको हम थमान कहते हैं। अब प्राइस को सबसे पहली जो क्वालिटी उसकी होनी चाहिए कि वो क्वांटिफाइड होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। ठीक है, द मीनिंग द मेजरिंग यूनिट ऑफ द प्राइस शुड बी नोन। फॉर एग्जांपल कि किस करेंसी के अंदर दी जाएगी, गोल्ड के अंदर दी जानी है अगर प्राइस, तो गोल्ड की वो मेजरिंग यूनिट नोन होगा कि जी इतने ग्राम गोल्ड, या ग्राम्स के अंदर होगा। इसी तरह से करेंसी जी की यूरो में होगी, डॉलर में होगी, पाकिस्तानी रुपए में होगी, येन में होगी। इसी तरह से स्पेसिफाइड एंड सर्टेन, मुतकय्यन, ठीक है, मुतकय्यन कर दी जाएगी कि जी ये स्पेसिफाइड है और सर्टेन है कि इतनी अमाउंट। For a sale to be valid, the price should be ascertained and specified, such as the total amount in rupees, etc। कि जी टोटल अमाउंट, जी ये चीज मैं तुम्हें 1 लाख रुपए की बेचूंगा, तो 1 लाख रुपए स्पेसिफाइड होंगे। If the price is uncertain, the sale would be void। कि प्राइस अगर अनसर्टेन तो सेल void हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, A says to B, if you pay within a month the price is rupees 50, but if you pay after 2 months the price is rupees 55। When B agrees, the price in this case is uncertain and therefore the sale is void unless any one of the two alternatives is agreed upon by the parties at the time of the sale। या तो वो ये कहे कि जी तुम मैं 1 महीने में खरीदूंगा 50 रुपए दूंगा, फिर तो सेल ओके है। या वो ये कहते हैं कि जी मैं 2 महीने में खरीदूंगा 55 रुपए दूंगा, तो भी ये सेल ओके हो जाएगी। लेकिन अगर ये कि जी अगर महीने में खरीदे तो 50 दूंगा, 2 महीने में खरीदा तो 55 दूंगा, सेल इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि प्राइस सर्टेन नहीं हुई, प्राइस सेटल नहीं, प्राइस अभी भी फ्लक्चुएट कर रही है। सो वो अभी सेटल करेगी जी 2 महीने बाद डिलीवरी होगी, पेमेंट में 2 महीने बाद करूंगा, तो मैं 55 रुपए के ऊपर आज एग्रीमेंट कर लेता हूं, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी अगर महीने में दे दूंगा तो 50 दूंगा और 2 महीने में दूंगा तो 55 दूंगा, ऐसी डील नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज डिलीवरी और पोजेशन, द कब्जा, कि बेसिकली उसके कब्जे में आ जानी चाहिए चीज। ठीक है, जो बेसिक जो कमोडिटी जो सेल हो रही है वो जो बायर है उसकी हैंड पे, उसकी ओनरशिप में, उसके कब्जे में आ जाए। The subject of a sale must be in physical or constructive possession of the seller when he sells it to another person। ओके, यहाँ पर सॉरी सॉरी सॉरी, ये उसकी अपनी सेलर की पोजेशन वाली है। ठीक है ठीक है ठीक, सॉरी, ये वही पॉइंट है जो मैं आपसे अभी पहले डिस्कस कर रहा था कि जो चीज वो सेल कर रहा है वो उसकी पोजेशन के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, ऐसा नहीं है कि वो चीज उसकी पोजेशन में उस वक्त ना हो जब वो सेल कर रहा है। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेल मस्ट बी इन द फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द सेलर व्हेन ही सेल्स इट टू अनदर पर्सन। तो उसके हाथ में, उसके कब्जे में, उसकी पोजेशन में होना चाहिए जब वो किसी और को बेचेगा। ठीक है, अब फिजिकल हकीकी या फिर कंस्ट्रक्टिव दोनों हो सकते हैं इसके अंदर, के फिजिकली उसके पास हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए हैज परचेज्ड अ कार फ्रॉम बी, बी हैज नॉट येट डिलीवर्ड इट टू ए or to his agent, therefore A cannot sell the car to C। if A sells it before taking its delivery from B, the sale is void। कि जैसे ये गाड़ियां अक्सर ऑर्डर कर दी जाती हैं फैक्ट्री से, कि जब वो बन के आती है उसके बाद ही वो आपको हैंड ओवर की जाती है। अब आपको ऑर्डर हुई हुई है, वो बन के आने वाली है, आपने उससे पहले किसी और को बेच दी, जो कि अक्सर हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कॉमन।
लेकिन जब वो आपकी पोजेशन में नहीं आई, आप इसे आगे नहीं बेच सकते। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि आपकी पोजेशन में आ जाए फिर उसे आगे बेचें, अदरवाइज आप उसे आगे नहीं बेच सकते। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव या हकमी, हुक्मी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होती है? मीन द सिचुएशन वेयर द पोजेसर हैज नॉट टेकन द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी, yet the commodity has come into his ownership and all the rights and liabilities of the commodity are passed on to him, including the risk of its destruction. अब फर्स्ट केस में क्या था फिजिकल वाले के अंदर, कि गाड़ी तो उसके पास नहीं आई, लेकिन उसका रिस्क भी इसके पास नहीं आया अभी तक। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो गाड़ी डैमेज हो जाती है, या अक्सर यह होता है कि ट्रांसपोर्ट होते हुए जब शोरूम पे आती है जहां से आपने लेनी होती है, तो अक्सर रास्ते में कहीं ना कहीं लग जाती है, डैमेज हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है। अब वो नुकसान शोरूम वाले ठीक करके गाड़ी आपको देते हैं, तो वो नुकसान आपका नहीं होता, इस वजह से वहां पर सेल अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह से कोई चीज आपको ट्रांसफर कर दी गई है, आपकी इस तरह की पोजीशन में आ गई है कि फिजिकली तो आपको नहीं मिली, लेकिन उसकी जो ओनरशिप है वो भी आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी गई, उसके राइट्स, लायबिलिटीज और जो भी उसकी कमोडिटी की कंडीशंस है वो सब आपको पास ऑन कर दी गई हैं, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ इस डिस्ट्रक्शन, कि अगर इसको कोई डैमेज हो जाता है तो भी ये आपकी है। ओनली इन दिस केस सेल वुड बी अलाउड, ठीक है, क्योंकि नुकसान उसका आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज परचेज्ड अ कार फ्रॉम बी, बी आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कार हैज प्लेस्ड इट इन एन गैरेज टू विच A has free access and B has allowed him to take the delivery from that place whenever he wishes. Thus, the risk of the car has passed on to A. The car is in the constructive possession of A. If A sells the car to C without acquiring physical possession, the sale is valid. So that's it for today, class. इसके बाद का जो सेशन है ये भी आज के कंटेंट में कवर होगा, लेकिन ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करके आप सबके लिए शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।